आदाब, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एनआरसी मामले की। आसाम में शहरियों से मुतालिक कौमी रजिस्टर यानी एनआरसी की हतमी फहरिस्त की इशाअत के बाद एक बहुत बड़े हल्के में बेचैनी और इस्तराब की कैफियत है। जुलाई 2018 में शाये होने वाली फहरिस्त में 40 लाख अफराद के नाम शामिल नहीं हुए थे। अब मौजूदा फहरिस्त में, जो कि हतमी फहरिस्त है, तकरीबन 19 लाख से ज्यादा अफराद के नाम गायब हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये तमाम के तमाम गैर मुल्की हैं? जी नहीं, इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो हिंदुस्तानी शहरी हैं। कई नाम बड़े चौंकाने वाले हैं, जिनमें साबिक सदर जमहूरिया के अहले खाना, मौजूदा रुकने असेंबली के अहले खाना भी शामिल हैं। सवाल यह भी उठता है कि शहरियत से महरूम अफराद का अब मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज हम इस पूरे मामले को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हो गई है। फहरिस्त में 19 लाख से ज्यादा अफराद के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इन अफराद में मुल्क के लिए खिदमात अंजाम देने वाले फौजी और सरहद पर दुश्मन से बरसरे पैकार होते हुए जान की बाजी लगाने वाले जवान भी शामिल हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सरहद के मुहाफिजों को यह कहा जाए कि वो मुल्क का बाशिंदा ही नहीं, तो यकीनन उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। आसाम में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और कई हसास इलाकों में नाफिज दफा 144 के दरमियान एनआरसी की हतमी फहरिस्त ऑनलाइन जारी कर दी गई। इस फहरिस्त में 19,06,657 अफराद के नाम गायब हैं, जिनके लिए परेशानियां अब बढ़ने वाली हैं। वहीं एनआरसी की हतमी फहरिस्त में 3,11,21,004 अफराद के नाम शामिल हैं। हालांकि एनआरसी की हतमी फहरिस्त में बेशतर ऐसे खानदान भी शामिल हैं जिनके कुछ फैमिली मेंबरान का नाम फहरिस्त में शामिल है, तो कुछ के नाम फहरिस्त से गायब हैं। एक ऐसा ही नाम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद सनाउल्लाह का भी है, जिनका नाम भी एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है। ताहम मोहम्मद सनाउल्लाह को उम्मीद है कि उन्हें अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। तो मेरा नाम तो नहीं आएगा, कारण एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैं अभी जो डिक्लेयर किया है उसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, उसका फैसला आया नहीं, इसलिए तो आने का संभावना नहीं है। तो देखा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का मेरा तो पूरा भरोसा है, मेरे को न्याय मिलेगा। उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, पक्का मेरे को एनआरसी का मैं हकदार हो जाऊंगा, इतना मेरे को भरोसा है। कुछ ऐसा ही साबिक फौजी बिमल चौधरी के साथ भी हुआ है। बिमल चौधरी का नाम एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है। बिमल चौधरी आसाम के करीमगंज के रहने वाले हैं और उन्होंने मुल्क की सरहद की निगरानी की है और जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर अब खुद को हिंदुस्तानी बाशिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लिस्टे नाम नहीं। আপনার নাম না আসে এখন কি বলেছে অফিস থেকে? এখন উপরে বলেছে না, আমি কিছু করার নাই। আমি 1981 জানুয়ারি মাসে আমি সিগনালপুর আর্মিতে জয়েন করি। আর্মিতে প্রায় 20 বছর 19 বছর 9 মাস চাকরি করার পর আমি ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট আসি 99। कंजरुल इस्लाम के बड़े बेटे का नाम तो एनआरसी में शामिल है, लेकिन छोटे बेटे के नाम के आगे रिजेक्ट लिखा हुआ है। कंजरुल इस्लाम के मुताबिक उन्होंने मुताल्लिका महकमे को शहरियत के तमाम दस्तावेजात फराहम कराए थे। मेरे पहले लिस्ट में तो मेरा फैमिली का 4 मेंबर था, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको नोटिस दिया छोटा लड़के के लिए आया था, बोला फिर डॉक्यूमेंट कीजिए, डॉक्यूमेंट में कोई लिंक नहीं है, फिर दे दिया। उसके बाद बोला सेकंड लिस्ट में आ जाएंगे, फिर सेकंड लिस्ट में नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्लेम किया था, तो उसके बाद और 2 दफे हमको बुलाया,
बुलाने का बाद हम बोला है जे किस कारण से उसका नाम है, मिले नहीं उसका लिंकेज और उसका बर्थ सर्टिफिकेट कोई हम लोग लिंक नहीं मिला इसलिए नहीं है। तो उसके बाद फिर हमको बुलाया सर्किट हाउस में, फिर बोला बोले फिंगरप्रिंट आपका हो गया, फिंगरप्रिंट देना है, ठीक है फिंगरप्रिंट दे दिया। तो आज जब लिस्ट आया तो मैंने लिस्ट का तो नाम आया, लेकिन उस लिस्ट में क्या है आपका बेटे का नाम? रोहन अख्तर बड़गुइया। तो उसके बाद यह हमें रिजेक्ट ले 19 लाख से ज्यादा अफराद जिनके नाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए हैं, वो अपनी शिकायत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने रख सकते हैं और इसके लिए उन्हें 120 दिनों का वक्त भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एनआरसी के हतमी लिस्ट जारी होने के बाद उन लोगों में तो खुशी है जिनका नाम लिस्ट में मौजूद है, पर ऐसे लोग मायूस और उदास हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा मायूस हैं जिनके अफराद खाना ने इस मुल्क की हिफाजत में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। ऐसा ही एक शख्स परेशान दिखा जिसके वालिद पुलिस इंस्पेक्टर थे और भाई कांस्टेबल है। में कितने लोगों का नाम नहीं आया है और क्यों नहीं आया है? आपके पिताजी क्या करते थे, आपका भाई क्या करता है? हमारे परिवार किसी को नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। और पिताजी था इंस्पेक्टर और छोटा भाई है पुलिस में है, कांस्टेबल है। उसके बाद भी एनआरसी पे नाम नहीं आया, लेकिन दिखाई दे कि रिजेक्ट। इसलिए मालूम नहीं किस लिए ऐसे किया है, कुछ पता नहीं है। आपने भी हमें बताया था वो चोरी हो गया था, किन लोगों ने चोरी किया था? हाँ, आपको कैसे पता चला कि चोरी हो गया? हाँ, जब हम लोग हियरिंग में गया था, जब हम लोगों का नोटिस आया था, हम लोगों का बुलाया था, उन लोगों भी आया था, आके पूछा था तुम लोगों का कौन कौन फैमिली है, लेकिन उन लोगों को भी ऐसे ही है। उन लोगों को भी बुलाया, उन लोगों के पिताजी का नाम पूछा, उसका भाई के नाम पूछा, जो है दोनों एक ही सेम ही है, लेकिन उन लोगों का आ गया है, हम लोगों का नहीं आया है। वही प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है एनआरसी में। तो क्या वो लोग आए थे जब उन्होंने किया है, आप नाम इस्तेमाल किया आपके पिताजी का, आपके भाइयों का, आपका? हाँ, पहले उन लोग आया था, आके बोला था ऐसे ऐसे बात। उसके बाद जब हो गया, दूसरे बार जब हुआ, उन लोगों का घर गया था, घर जाके पूछा, उन लोगों का माना क्या हम लोगों का गलती हुआ, हम लोगों का करना नहीं चाहिए था। फिर दोबारा जब हियरिंग हुआ, फिर से बुलाया, तब फिर से गया, वहाँ पे गया के पूछा, लेकिन उन लोगों को बोला सब हो गया। मतलब उन लोगों का भी पूछा, हम लोगों का पूछा। उसके बाद हम लोग पूछा कि हम लोगों का क्या हुआ, कोई आप लोग परेशान मत हो, आप लोग का आएगा, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, ऐसे बोला वहाँ पे। वहाँ पर जब हियरिंग हो रही थी तो उन लोगों ने सरेंडर किया था? वहाँ पे सरेंडर नहीं किया था। वहाँ पे एक जब दूसरी बार हुआ, मालूम नहीं उसको, हमारा पिताजी का बड़ा भाई का, उसका जो मतलब हम लोगों का जेठा है, बड़ा अंकल है, वो कुछ कोर्ट से लेके आया, उन लोगों को दिखाया, वही दिखाया। और उसके बाद पूछा था तुम लोगों का क्या है, आई कार्ड है, कुछ है, ऐसे दिखाया, लेकिन कुछ नहीं लाया। हम लोग तो फाइल लेके आया था, हम लोग को दिखाया ये कागज, लेकिन हम लोगों का मतलब कोई रिस्पांस भी नहीं दिया, मतलब दिखा नहीं, लेकिन उन लोगों का पूछ रहा था। अभी वो लोग कहाँ पर हैं? कौन लोग? वो लोग आया है और उन की बात हुई? उन लोगों की बात नहीं हुई। उन लोग तो दूसरी जगह में रहते हैं, हमारा जो पुराना गांव है वहाँ पे रहते हैं। हम लोग तो पिताजी नौकरी करते थे, हम लोग इधर इधर घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी। अभी स्टेबल हुआ है यहाँ पे जाखली पार्क बोरपेटा रोड में। अभी अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वही तो पता नहीं। अभी ऐसे तो न्यूज में दिखा रहा है, सरकार बोल रहा है कि 7 दिन के बाद होगा, क्या होगा सब बताएगा। आप लोग पास 20 दिन का टाइम नहीं होता है तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना है, क्या ये सब इन सब जगहों पे जाएंगे? हम लोग तो यहाँ का आदमी है, असम का आदमी है, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग तो यही पे जन्म हुआ है, यही पे मरना है। आपके पिताजी पुलिस में थे, भाई पुलिस में है, उसके बाद भी इस तरह से हुआ, आप लोग का नाम नहीं आया, इससे तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत होती है, बहुत रोना भी आता है। क्या करूं, मालूम नहीं कि क्या कर रहा है। एनआरसी वाले
क्या कर रहा है मालूम नहीं है अभी तक। जैसे बना रहे हैं सच या लीगल है ना अनलीगल है कोई पता नहीं। क्या नाम आ गया? मम्मी का आया है, उसके बाद मेरी बीवी का भी आया है। आपकी मम्मी का नाम है, वाइफ का नाम है, और बाकी आप लोग का नाम अगर आगे क्लियर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? अब तो जाएंगे कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में जो डिसाइड लेगा वही होगा। हम लोग असम के आदमी है, यहाँ के सिलंजी है, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग तो दूसरे जगह से नहीं है। तो आसाम में इस तरह के बहुत से मामले हैं। एक और ऐसा ही मामला हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा और बावकार ओहदा सदर जमहूरिया का होता है, और इस ओहदे पर सरफराज होने वाले शख्स के अहले खाना भी अगर हिंदुस्तानी शहरियत से कानूनी तौर पर महरूम रहें तो यकीनन अफसोस का मकाम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद की, जिनके अहले खाना का नाम NRC की हतमी फहरिस्त से गायब है। यह रिपोर्ट देखिए। এহতৰামউদ্দিন আলী আহমেদ, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল যে ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, তেওঁৰ ভায়েক হয়, মই তেওঁৰ নাতিয়েক। साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे जियाउद्दीन अली अहमद उन 19 लाख लोगों में से एक हैं जिनका नाम NRC की हतमी फहरिस्त में नहीं है। जियाउद्दीन के अहले खाना के किसी फर्द का भी नाम NRC में नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद जियाउद्दीन खुद को हिंदुस्तानी शहरी साबित नहीं कर सके। साबिक सदर जमहूरिया का खानदान आसाम के कामरूप जिले के रंगिया इलाके में कयाम पजीर है। ৰঙিয়া মহাকুমাৰ বৰগুকুৰীয়া গাঁও, এইখন বৰগুকুৰীয়া ৰঙিয়া মহাকুমাৰ অন্তৰ্গত। আমি ইয়াৰে বাসিন্দা হয়। নামটো নাই, বেয়া লাগিছে, আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলো প্ৰথমতে, তাৰপৰা পাইছিলো নামটো শুদ্ধ আছে, যে ইমান পুৰণি মানুহ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে, তেওঁলোকৰ নামবোৰ ভুল কৰি থৈছে। मगरबी बंगाल की वजीराला ममता बनर्जी ने इस मामले पर ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लाखों हकीकी शहरियों के नाम NRC में शामिल नहीं हैं। उनमें CRPF जवान, दीगर सिक्योरिटी एहलकार समेत साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद के रिश्तेदार भी शामिल हैं। ममता ने हुकूमत से अपील की है कि हकीकी शहरियों के नाम NRC की फहरिस्त से बाहर ना जाएं। ऐसे लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। NRC की पुरजोर वकालत करने वाली बीजेपी हतमी फहरिस्त की इशाअत पर खुश नहीं है। आसाम बीजेपी के कुछ लीडरों की बयानबाजी ने अपोजिशन जमातों को NRC पर निशाना लगाने का शानदार मौका फराहम कर दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। आसाम में NRC की हतमी फहरिस्त पर जमकर सियासत की जा रही है। वैसे फहरिस्त के जारी होने से कबल ही आसाम बीजेपी की जानिब से NRC की मुखालिफत में आवाज बुलंद होने लगी थी, लेकिन फहरिस्त के जारी होते ही ये मुखालिफत मंजर आम पर आ गई। आसाम हुकूमत में वजीर हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि हकीकी हिंदुस्तानी शहरियों के नाम NRC की हतमी फहरिस्त में नहीं है। इनका मानना है कि मजीद गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम इस फहरिस्त में शामिल होने चाहिए। उन्होंने दोबारा तौसीक कराने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में हेमंता बिस्वा शर्मा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात भी कह रहे हैं। इनके मुताबिक खामियों और गलतियों से पाक NRC के लिए ऐसा करना जरूरी है। जब बीजेपी की जानिब से ही ऐसे बयान आने लगे तो अपोजिशन को जैसे मरकज पर निशाना लगाने का सुनहरा मौका मिल गया। कांग्रेस और MIM ने NRC को पूरी तरह नाकाम करार देते हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। दादा, मनोज तिवारी ये कहते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी घुसपैठी है, उनको भी हटाना चाहिए, दिल्ली में भी NRC आना चाहिए। तो एक NRC लेके वो तो मतलब तय नहीं कर सकते, एक NRC को लेकर फंस गए। और अगर चाहते हो तो ले सकते, उन्हीं की तो सारी सरकार है, वो हर जगह ले सकते, सदन के अंदर भी ले सकते। क्योंकि मैं भी एक बाहर वाले हूँ, मेरा पिताजी बांग्लादेश में रहते थे, मुझे भी ले सकते, निकल दे सकते थे, तो हर जगह लग सकते। वो तो पार्टी देश उनकी है, वो हर जगह कौन मना करते हैं सब लाने के लिए। लेकिन जो NRC आसाम में चल रहा है, उन NRC को तो संभालने नहीं सकते हो। तो अगर इससे अगर वो चाहे कि हम हर प्रदेश में ले जाए तो ले जा सकते हैं। वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने
एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है। अब वो झूठ बोल रहे थे, एनआरसी सच कह रही है। एक क्या बोलते हैं, मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था वो तो खत्म हो गया। अभी अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो। इसीलिए वो कहते हैं हम एनआरसी नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको खत्म करिए इसको। आपने गैर जरूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते। हालांकि एनआरसी पर सियासत नई नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एनआरसी सियासत की ही देन है तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एनआरसी के हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए लोगों को अगर कोई एतराज है तो वो अपनी शिकायत फॉरेन ट्राइब्यूनल के सामने रख सकते हैं और इसके लिए इन्हें 120 दिनों का वक्त दिया गया है। फॉरेन ट्राइब्यूनल एक नीम मुंसिफ अदालतें होती हैं जो एनआरसी फहरिस्त से निकाले गए लोगों की अपीलें सुनती हैं। तफसील से रिपोर्ट देखिए। एनआरसी फहरिस्त जारी होने के बाद असम के उन बाशिंदों में खौफ का आलम है जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए हैं। 19 लाख से ज्यादा लोगों को एनआरसी लिस्ट से बाहर किया गया है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजीला का कहना है कि फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए लोगों को अगर कोई एतराज है तो वो अपनी शिकायत फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने रख सकते हैं और इसके लिए उन्हें 120 दिनों का वक्त दिया गया है। आसाम में एनआरसी की आखिरी फहरिस्त से निकाले गए लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए मजमूई तौर पर 400 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कुमार संजय कृष्णा का कहना है कि ऐसे 200 ट्रिब्यूनल कायम करने का अमल पहले से ही जारी है और लोगों की आसानी को देखते हुए मजीद 200 ट्रिब्यूनल जल्द कायम करने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नीम मुंसिफ अदालतें होती हैं जो एनआरसी फहरिस्त से निकाले गए लोगों की अपील सुनती हैं। ये ट्रिब्यूनल अर्जी दाखिल करने और समाअत को बगैर किसी मुश्किल के यकीनी बनाने के लिए मुनासिब जगहों पर कायम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे, वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक एनआरसी की आखिरी फहरिस्त से निकाले गए लोगों को उस वक्त तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता जब तक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देती। ये लोग पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और उसके हुक्म से मुतमईन नहीं होने पर हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे अफराद जो एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है, इनके सामने आखिर अब ऑप्शंस क्या क्या होंगे। बहुत जल्दी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि शहरियत से महरूम अफराद का मुस्तकबिल आखिर क्या कुछ होगा। शहरियों के रजिस्टर में जगह न बना पाने वालों को तमाम कानूनी ऑप्शंस खत्म हो जाने तक गैर मुल्की करार नहीं दिया जाएगा। जो कोई भी अपने दावों और एतराजात पर किए गए फैसले से मुतमईन नहीं है वो ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। हर किसी को शहरियत का हक साबित करने के लिए मुनासिब मौका फराहम किया जाएगा सरकार और इंतजामिया की जानिब से। फहरिस्त में शामिल न किए जाने वाले अफराद को 120 दिनों के अंदर अंदर फॉरेन ट्राइब्यूनल के सामने अपनी शहरियत साबित करना होगी। इसके अलावा आला अदालतों में भी ऐसे अफराद अपीलें कर सकते हैं। तमाम मराहिल की तकमील के बाद गैर मुल्की करार दिए जाने वाले अफराद को हिरासती मराकिज में एक तरह से रखा जाएगा। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले की। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिल्कियत मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई हो रही है। हिंदू फरीक की दलील सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक अपनी दलीलें पेश कर रहा है। मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश की हैं, इस पर तमाम तर तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मारूफ वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफरयाब जिलानी से तफसीली बातचीत की है। देखिए। सबसे मेन बात क्या है जो आप लोगों ने कोर्ट में रखी है, बड़ी दलील? देखिए, हम आज तो अभी
दूसरे साइड से जो आर्गूमेंट हुआ है उसको उसके नोट्स के तौर पर धवन साहब ने कुछ बातें कही हैं। अभी तो वो उन्हीं के आर्गूमेंट को जो कुछ केसेस का हवाला दिया गया उसको उन्होंने बताया कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, कुछ किताबों का हवाला दिया गया उसके बारे में बताया, कुछ श्लोक कुछ वैदिक युगों के बारे में बताया कि ये एक्चुअली इसका क्या कंटेक्स्ट है। तो अभी तो उनके जो आर्गूमेंट हुए हैं निर्भय अखाड़ा की तरफ से या भगवान श्री राम लल्ला की तरफ से या हिंदू महासभा की तरफ से और गोपाल सिंह मिश्रा की तरफ से, उनका एक मुख्तसर सा जवाब अभी चल रहा है। अभी तक कोई अपना केस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया, तो उसके बाद में आएगा। पहले उनके अभी तो उनके केस के जवाब ही चलेगा। जिस तरह से परिक्रमा की बात थी और कहा जा रहा था पूजा के हक की बात थी, जो मेन बुनियाद जिस तरह से सामने आई थी, उसका किस तरह से जवाब दिया? देखिए, हमारे धवन साहब ने ये दिखाया केसेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और प्री काउंसिल के जजमेंट को पॉइंट आउट करते हुए कि 400-500 साल पुराना कानून नहीं देखा जा सकता है, बल्कि ये तय हो चुका है कि जब ब्रिटिश लॉ जिस इलाके पर नाफिज हुआ, यानी लाहौर के केस में दिखाया कि वहाँ 1840 में नाफिज हुआ, अवध में 1857 में नाफिज हुआ, उस वक्त क्या कानून था ये कोर्ट देखेगी, इसी पर कोर्ट को फैसला करना है। इसी तरीके से परिक्रमा को उन्होंने बताया कि परिक्रमा एक पूजा की तरह शक्ल है, ये कोई खुद में अपने आप में कोई ड्यूटी नहीं है। तो ये बातों का जवाब चल रहा है। एक बात और भी है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि पूजा के अधिकार की रक्षा की जाए, इसको लेकर के आप क्या है? देखिए, धवन साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ना हिंदू लॉ अप्लाई करता है ना मुस्लिम लॉ अप्लाई करता है, हिंदुस्तान का संविधान अप्लाई करता है और हिंदुस्तान का संविधान सेकुलर है। अभी उन्होंने किताब को पेश किया है जिसमें कहा गया कि अम्बेडकर के उसको हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन, उनका हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन या मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं। कोर्ट ने भी कहा इस बारे में कि नहीं सेकुलर लॉ है जो हिंदुस्तान का संविधान है, उसके लिहाज से फैसला होना है, ना हिंदू लॉ के लिहाज से होना है ना मुस्लिम लॉ के लिहाज से होना है। एक आखिरी सवाल, जो तारीख की बातें की जा रही हैं उसमें क्या उनको नहीं माना जाना चाहिए? जिस तरह से परिक्रमा की बात है या दूसरी जो बातें हैं तारीख के हवाले से जिस तरह की बात की गई, नहीं, तारीख की जो किताबें हैं उनमें जो फैक्ट्स हैं उनको उसी लाइट में देखा जाएगा, लेकिन उस पर कोई ऐसी चीज़ ऐसा सबूत इतना ज़्यादा दारोमदार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ एक किताब पर ही दारोमदार कर लिया जाए। पूरे का जायज़ा कोर्ट लेगी और उसमें पॉजिटिव क्या है निगेटिव क्या है ये सब बातें कोर्ट कंसिडर करेगी। परिक्रमा खुद अपने आप में, जैसा मैंने बताया कि एक पूजा की शक्ल है, लेकिन इससे नहीं ये साबित होता है कि वहाँ पर कोई मूर्ति थी, न ये साबित होता है कि स्वयंभू थे। वहाँ स्वयंभू की तारीख क्या है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से धवन साहब ने बताया, भी मजीद इसकी वजाहत करेंगे। एक बात मुझे बताइएगा, कहा गया कि जो वहाँ पर ये तय नहीं है कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर तोड़ कर बनाया गया। नहीं, ये तय है कि वहाँ मस्जिद थी, वहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, ये मुस्लिम साइड से साबित है। लेकिन ये कोर्ट को बताने के लिए कि भाई ये चीज़ जो बहस होगी वो इस पर होगी, हम उसकी एविडेंस देंगे, आपको दिखाएंगे कि मस्जिद बनाई गई, मंदिर भी नहीं तोड़ा गया। लेकिन ये जो मान के चल रहे हैं हिंदू साइड के जो मान लिया गया कि वहाँ मंदिर था, ये गलत है। एएसआई की रिपोर्ट में कहीं नहीं फाइंडिंग, एएसआई रिपोर्ट में न भी कहा गया कि मंदिर तोड़ा गया, न ये कहा गया वो मंदिर था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आदाब। $1,200+ report.